नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश होती है कि आप सभी के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, अकादमिक दृष्टिकोण से और रिसर्च के दृष्टिकोण से चर्चा की जाए। आज उसी की कड़ी में हम एक रिसर्च पर आधारित बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी के आगे रिसर्च के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकता है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संध्या कुमारी, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल और पीएचडी की हैं और इन्होंने एक बहुत ही यूनिक विषय पर अपनी पीएचडी की है, जिस पर कि कम शोधार्थियों का ध्यान जाता है। आमतौर पर जब भी हम शोध का विषय निर्धारित करते हैं तो जिज्ञासा, रुचि और संवेदना के दृष्टिकोण से विषयों का चुनाव करते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में, खासतौर से कहानियों के क्षेत्र में जो भी दिव्यांग पात्र रहे हैं उन पर काम किया हुआ है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर संध्या जी ने इस विषय पर कैसे काम किया। तो सबसे पहले हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पीएचडी का विषय क्या रहा है? मेरे पीएचडी का टॉपिक था हिंदी गद्य साहित्य में चित्रित विकलांग पात्रों का समाजशास्त्रीय अध्ययन। तो उसमें मैंने पूरा गद्य साहित्य लिया था, क्योंकि जब मैं पीएचडी की शुरुआत की थी, सिनॉप्सिस मैंने लिखा था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे कितना मैटर मिल सकेगा। तो मैंने पूरा ही गद्य साहित्य लिया था और ये तो बहुत मतलब एक अजीब सा लगता है कि जैसे हमारे साहित्यकारों ने बाकी विमर्शों को लिया है, दिव्यांगता विमर्श उनके नज़रिए से उस तरह से नहीं गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी रचनाएं मिली मुझे और काफ़ी काम भी हुआ है। तो मैं चाहती हूँ अपने साहित्यकारों से ये भी कहना कि हमारे समाज में जो हाशिए के हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी समस्याओं को भी देखें, क्योंकि उनकी समस्याएं मुझे लगती है कि बहुत अधिक है। क्योंकि देखिए, जो विमर्श अस्मितामूलक जो विमर्श हैं जितने भी, उसमें एक दलित लड़ाई लड़ता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि जो संघर्ष मैंने किया है हमारी आने वाली पीढ़ियों को न झेलनी पड़े। लेकिन दिव्यांग लोगों के साथ ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, जो जैसे कि देखिए कि एक दिव्यांग व्यक्ति का बेटा दिव्यांग होने वाला नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी की समस्याओं से ही जूझता है, बाकी दिव्यांग उसकी नज़र में नहीं होते हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है और उसका फल सबको मिलता है। जो भी अगर कोई एक व्यक्ति संघर्ष करता है और उससे जो नियम कानून बनते हैं तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। लेकिन जो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो बाकी जैसे कि स्त्री विमर्श है, तो उसमें हर स्त्री ये सोचती है कि जो संघर्ष मैंने किया है मेरी बेटी को, मेरी आने वाली पीढ़ियों को न झेलना पड़े, तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ती है। लेकिन वही चीज़ें दिव्यांगता में नहीं, दिव्यांग विमर्श में नहीं आ रही हैं और लोगों का ध्यान इसलिए नहीं है। एक तो समस्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता के कारण अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो इन पे कुछ उस तरह से सामूहिक रूप से कोई ध्यान नहीं जाता है लोगों का, न साहित्यकारों का जाता है, न नीति निर्माण करने वालों का जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि संध्या जी ने अपनी एमफिल डॉक्टर नामवर सिंह के अंडर में की हुई थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एमफिल का टॉपिक क्या था? एमफिल मेरा स्त्री विमर्श पे था, धरती धन नापना में स्त्री। अच्छा। तो और जो पीएचडी का टॉपिक क्या था, इसके पहले मैंने पूछा हुआ था, तो चूँकि आपने बिल्कुल ये बात सही कहा कि आज हम विमर्शों के दौर में जी रहे हैं और विमर्श इसलिए भी ज़रूरी है कि उन्हीं के माध्यम से जो हाशिए पे रहने वाली चीज़ें हैं, जिन पे लोगों का ध्यान कम जाता है, चाहे सामाजिक रूप से हों चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग रहे हों, तो उसके माध्यम से वो विमर्श के दायरे में आ जाते हैं। आपने दिव्यांग पात्रों पर काफ़ी काम किया है और मुझे लगा कि आपसे अगर हम चर्चा करेंगे तो और भी ढेर सारी बातें निकल कर आएंगी। तो आपका टॉपिक क्या था पीएचडी का? मेरा टॉपिक था हिंदी गद्य साहित्य में चित्रित
विकलांग पात्रों का समाजशास्त्री अध्ययन। हाँ, उस समय विकलांग शब्द ही चलता था, ये हाँ, जी, दिव्यांग जी, शब्द अब बाद में- दिव्यांग शब्द हो गया है। और एक तरीके से ये मोटिवेशन के तौर पर ही है कि अगर ईश्वरीय कृपा से किसी को कोई चीज़ चाहे कमी रह गई तो उसको दिव्य अंग के रूप में मानकर, और हमने ये भी महसूस किया है कि मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन में जो दृष्टिबाधित कुछ विद्यार्थी थे बीएचयू में या फिर जेएनयू में, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग का कुछ काम किया हुआ था। थोड़ा बहुत अनुभव है। कुछ कमी रहती है तो कुछ उनके अंदर अच्छाइयाँ भी रहती हैं, मतलब दैवीय। कुछ लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं, हमने भी ये देखा है, और बोलते भी बहुत अच्छा हैं। तो दिव्यांग पे आपने काम किया, एक तरीके से उधर एक नए विषय के तरफ ले जाने का प्रयास किया है। इस विषय पे काम करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे हस्बैंड जो अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर जीएन करना, उनका काम भी डिसेबिलिटी स्टडीज़ पे ही था। और उन्होंने उस समय में भारत में दिव्यांगता पर काम किया है, जबकि गिने चुने लोग इस विषय पे काम करते थे। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि डिसेबिलिटी स्टडीज़ है क्या, लेकिन बाहर के देशों में काफ़ी काम हुआ है और उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तो मैं उनके साथ, और उन्होंने एक एनजीओ भी रजिस्टर्ड करवाया था 1998 में, सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन स्टडीज। उसके माध्यम से वो देश के विभिन्न कोनों में सेमिनार आयोजित करते थे, अवेयरनेस कैंप लगाते थे, और डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके जो नीड्स के अनुसार उनको ट्राइसिकल, व्हील चेयर वगैरह देते थे। तो उनके साथ जब सेमिनार अटेंड करती थी मैं, तो मैंने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट के लोग डिसेबिलिटी पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई जैसे इंजीनियर हैं तो वो आके अपना बता रहे हैं कि जो एक शौचालय जाने की जो छोटी सी प्रक्रिया है, लोगों को 5-7 मिनट लगता है जाने में, लेकिन वही कोई दिव्यांग है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। इस चक्कर में कई बार ऐसा भी रिसर्च में पाया गया कि बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं कि उन्हें टॉयलेट जाना पड़ेगा, और टॉयलेट उनके डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, उनके अनुसार उनकी आवश्यकताओं को देखकर नहीं बनाया गया होता है। तो इन सारी चीज़ों पे, और जो पब्लिक प्लेसेस हैं तो उन पे किस तरह के रूल्स फॉलो किए जाए जिससे कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस पर बोलते थे। कोई सोशल साइंस बैकग्राउंड से आया है तो अलग अपनी बातें रखता था। तो इन सब को सुनते सुनते मुझे लगा कि साहित्य में दिव्यांग व्यक्तियों की किस तरह से उपस्थिति है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं साहित्य में इस पे काम करूँगा। जी जी, बिल्कुल, आपका काम अच्छा भी है, और हमने देखा कि आप इस पे आगे कुछ काम भी किया है, कुछ लिखा भी है। तो आपकी 2 किताबें यहाँ पर हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। एक है जीवन संग्राम की योद्धा, हाँ, ये नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है, एनबीटी से, भारतीय पुस्तक न्यास से। और दूसरी हाँ, ये है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो दी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जीवन संग्राम की योद्धा में जो भी आपने कहानियों को संकलित किया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से कहानीकार शामिल हैं और उनका विषय क्या रहा है? इसमें देखिए, अज्ञेय, मार्कंडेय, रामदरस मिश्र, चंद्रकिरण सौंडरेक्षा से लेकर आधुनिक युग में लिखने वाली जो साहित्यकार हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ, कुसुमलता मलिक, जया जादवानी, इन सब को मैंने लिया है, जिनकी कहानियाँ दिव्यांग जीवन को लेकर विभिन्न पक्षों को उजागर करती हैं। अलग अलग तरह की, उपासना की कहानी अलग समस्या को लेकर, भ्रूण हत्या को लेकर आई है। तेजेंद्र शर्मा की कहानी भी भ्रूण हत्या को लेकर ही है। तो इस तरह से जो विकलांग, अगर पता चल जाता है गर्भस्थ शिशु के बारे में कि विकलांग है, तो माता पिता का क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से, इन सारी चीज़ों को लेकर लिखी गई कहानी, अलग अलग समस्याएं हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनकी पुस्तक है जीवन संग्राम की योद्धा, शीर्षक भी कुछ इसी तरीके से लिखा गया, जो कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, आमतौर पर हमने देखा है समाज में कि जिस तरीके से समाज में दिव्यांगों को थोड़ी सी उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसी तरीके से साहित्य में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जो दिव्यांग पात्र होते हैं थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपके काम से जो भी आगे शोध करना चाहते हैं ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे, इसके माध्यम से उनको एक नई दृष्टि मिलेगी। इसी क्रम में आपने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी है, हौसले की उड़ान। इसमें भी कुल 17 कहानियाँ। हाँ, 17 कहानियाँ हैं।
और इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैंने अपने रिसर्च वर्क में लिया था, किसी न किसी कारण से वो मेरे संकलन में नहीं आ पाई हैं। और सबसे एक बात और मैं रजनीश जी आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कुछ साहित्यकार हैं जिन्होंने जो दिव्यांग थे और जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने दिव्यांगता के जो दंश उन्होंने झेला है, सामाजिक लांछना या जो भी उन्होंने झेला है, उसको अभिव्यक्त किया है। तो जो कथेतर गद्य में जो दिव्यांग जीवन आया है और जो ये साहित्य में जो कथा साहित्य में आया है, दोनों को भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिकता होता है ऐसा लेकिन जो कथेतर गद्य है, आत्मकथा है, जीवनी है, उसमें जो कुछ भी आया है, दिव्यांगता का प्रभाव जो भी आया है, सामाजिक समस्याएं जो भी आई हैं, उसको फिर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर नए आते हैं वो लोग इसकी तुलनात्मक। दूसरी बात, जो स्त्री है, पुरुष है, दोनों ही दिव्यांग हैं, लेकिन दोनों की समस्याओं में भिन्नता हो जाती है। मान लीजिए जैसे कि एक कोई दलित है, ग्रामीण परिवेश से है, उसमें भी स्त्री है और दिव्यांग है, निम्न आर्थिक स्थिति की है, तो उसके कई स्तरों पे उसका शोषण बढ़ जाता है। और कई अभिभावक तो ऐसे आपको मिल जाते हैं जो अपने बच्चों की दिव्यांगता को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ संघर्ष में शामिल होते हैं। लेकिन कई अभिभावक ऐसे आपको मिलेंगे जिनको लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और जो हमारी एक जो इसे मतलब मैं इसे अच्छा नहीं मानती हूँ कि जो कर्म फल का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है दिव्यांगता, तो ये जो मानसिकता है कहीं ना कहीं उनमें हीनता का भाव भर देती है। दिव्यांग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में कि शायद हमारे से कोई कमी रह गई इसलिए हमारा बच्चा दिव्यांग हो गया, और उसको एक हीनता की भावना आ जाती है उनके मन में और छुपाना चाहते हैं। कई कहानियों में तो ऐसा भी वर्णन है कि अभिभावक अपने बच्चों को बांध के रखते हैं ताकि लोगों को पता न चले कि उनका बच्चा दिव्यांग है। जी जी, बिल्कुल आपने इस बात को सही कहा। आमतौर पर हमने देखा कि जो जैसे दलित समाज है, पहले उनको जाति सूचक अपशब्दों से बोला जाता था। अभी भी हमने देखा है कि अगर कोई दिव्यांग है, जिसको कि विकलांग भी कह सकते हैं, सामने तो लोग कम बोलते हैं, लेकिन बाद में उसकी दिव्यांगता को लेकर कुछ न कुछ कमेंट टाइप का करते हैं, जैसे कि खास चीज़ सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके वास्तविक नाम के अतिरिक्त एक नाम उनका रखा जाता है। ठीक है ना? तो राग दरबारी में जी हाँ बिल्कुल, हाँ राग दरबारी सूरदास में भी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि भारत में अंधे लोगों के लिए सूरदास बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम। तो इसी तरह की चीज़ें मानसिकता हैं। तो आपकी दोनों किताबों को हमने यहाँ पर देखा भी, और मुझे लगा कि हमारे बहुत सारे, हाँ एक मैगजीन भी मैं मैगजीन भी प्रकाशित करती हूँ, हाँ विकलांग। जी तो अगर जो भी रिसर्च करना चाहते हो विद्यार्थी इस पे, आमतौर पर जो सामान्य है वो चाहे तो इसको विषय बना सकते हैं, और जो खुद दिव्यांग के रूप में है वो अपनी अनुभूति के साथ इसको जोड़ते हुए एक अच्छा टॉपिक आगे बना सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जितनी भी कहानियों का आपने संकलन किया हुआ है, ये गैर दिव्यांग मतलब लेखकों द्वारा लिखा गया है। उन्होंने पात्रों के रूप में अपनी कहानियों में दिव्यांगों को शामिल किया है। कोई लेखक भी ऐसे हैं जो कि कभी दिव्यांग रहे हों और उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में या इधर उधर उन्होंने जरूर जिक्र किया हो कि उनको किस तरीके से समाज को झेलना पड़ा हो या फिर जो भी उनके अनुभव रहे हों, तो इस तरीके का कुछ? हाँ, इस तरह के जैसे कि तुलसीराम जी का मोरदहिया है, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनको कनवा कनवा कह के चिढ़ाया जाता था। फिर मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है, उसमें भी उन्होंने राजेंद्र यादव की दिव्यांगता के बारे में लिखा है। और सुमित्रा महरौल जी की आत्मकथा है पंख से परवास तक, उसमें भी उन्होंने अपनी दिव्यांग जीवन की जो उनकी अनुभूतियाँ रही हैं, चुनौतियाँ रही हैं, उसको अभिव्यक्त किया है। तो इस और फिर महादेवी की आप कथेतर गद्य में जाएं तो देख सकते हैं, महादेवी वर्मा ने भी लिखा है। हालांकि आपके प्रश्न से थोड़ा अलग हटके है मेरा। उन्होंने गुंगिया लिखा है, अलोपी लिखा है, तो ये तो सजीव पात्र थे उनके समय के। नहीं, इस टॉपिक के बहाने हम जो
अब विमर्शों में भी कुछ मुख्य धारा के विमर्श हो गए हैं, जैसे कि दलित विमर्श हो गया, स्त्री विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श, लेकिन अब उनके समानांतर और भी तरफ रिसर्च स्कॉलरों का ध्यान जाना चाहिए। और मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि आपने इस विषय के तरफ काम किया और बहुत ही ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों के बारे में बताया। जितने भी शोधार्थी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, उम्मीद है कि हम सभी की जो भी बातचीत हुई है, आमतौर पर हम लोग बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। हम उस तरीके से नहीं है कि बड़े लोग स्थापित हो गए तब संगत में उनके जाके हम उनका इंटरव्यू करें। हम लोग एक सामान्य पृष्ठभूमि से हैं और जिस तरीके से हमने काम किया तो मुझे लगा कि संध्या जी से बात करना चाहिए और एक नया विषय है, इस पे जितने भी रिसर्च स्कॉलर काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अंत में मैं यही आपसे पूछूंगा कि अगर कोई एक दो नया टॉपिक आप बता सकते हैं तो थोड़ा रिसर्च स्कॉलरों को एक दृष्टि मिलेगी। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं क्योंकि अलग अलग कहानियों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो उनको लेके भी किया जा सकता है। अलग अलग टॉपिक बन सकते हैं दिव्यांग व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं, प्लस कथितर गद्य है, आत्मकथाएं हैं, उनको लेके भी किया जा सकता है रिसर्च। चाहे अलग वर्गीय और जो लिंगगत जो समस्याएं हैं दिव्यांगों में भी, निम्न सामाजिक स्थिति और इसके कारण जो भिन्नताएं हैं उनको भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि कोई प्रिविलेज वर्ग में कोई दिव्यांग है और कोई निम्न सामाजिक स्तर में है, तो दोनों की समस्याएं एक होते हुए, एक तरह की दिव्यांगता होते हुए भी उनकी समस्याएं कई गुना अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, तो इनका भी तुलनात्मक अध्ययन करने की ज़रूरत है। और देखिए कोई विषय जो है जब तक विमर्श में नहीं आता है तब तक लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपने जो भी बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि जो शोधार्थी दृष्टिकोण से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो नया टॉपिक चाहते हैं, वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के जो भी पैनलिस्ट हैं उनके लिए रिसर्च का कोई नया टॉपिक बचा ही नहीं है। अगर आप जाते हैं टॉपिक लेकर तो यही कहा जाता है कि इस पे तो भी काम हो चुका है, अब कोई नया लेकर आइए। लेकिन इन्हीं के बीच से हमें कोई न कोई नया टॉपिक लेके जाना पड़ेगा। और मुझे एक बार नामवर सिंह के एक सेमिनार से बात याद आती है कि उन्होंने कहा कि रिसर्च का मतलब ही है कि जो पहले सर्च किया जा चुका है दोबारा से उसको खोजना। तो उम्मीद है कि दिव्यांग पात्रों को लेकर तमाम विद्यार्थियों को एक नई दृष्टि मिली होगी कि वो जब भी कोई कहानी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे या फिर गद्य साहित्य पढ़ेंगे जहाँ पर दिव्यांगों से रिलेटेड कोई बात आई है तो उसको नोट करेंगे और रिसर्च टॉपिक के रूप में उसको रखेंगे। जी जैसे आप बता रहे थे तो मुझे अभी याद आया कि कुसुमलता मलिक मैम हैं ड्यू में जो प्रोफेसर हैं, उनकी भी एक काव्य संग्रह आया हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी कविताएं हैं, उन कविताओं को लेके भी काम किया जा सकता है। ठीक है, तो जितनी भी बातचीत हम लोगों की हुई उनको आपने नोट कर लिया होगा और ये गंभीर विद्यार्थियों के लिए थी जो अक्सर नए टॉपिक को लेकर परेशान रहते हैं और हमने इसीलिए चर्चा की और संध्या जी तैयार हो गई। इसके लिए मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और एक राज मैं छिपा के रखा हुआ था कि ये हमारी MA, MPhil और PhD की क्लासमेट भी रही हैं। अच्छा लगता है कि अपने बीच से लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं और उन कामों को संयोगवश इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद अपने विद्यार्थियों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की चर्चा आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। फिर इसी तरीके से हम एक नया विषय लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।